हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आप लोगों ने अभी तक डिटेल एनालिसिस बहुत देखा होगा, लेकिन एमसीक्यू के फॉर्म में शायद ही अभी तक किसी ने वीडियो बनाया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। यानी हमारा एम क्या होगा? हमारा एम होगा कि हम उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एमसीक्यू के फॉर्म में कवर कर लें जो कि किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं या किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाय 2020 इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आप लोगों को बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कौन से नंबर ऑफ गोल में एजुकेशन से रिलेटेड ये स्टेटमेंट दिया है, यानी एजुकेशन, इंक्लूजन और इक्विटेबल क्वालिटी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल्स हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने इधर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि हमारा भी टारगेट यही है कि 2030 तक हम इक्विटेबल एजुकेशन को अचीव कर पाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ही ध्यान में रख करके हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी फॉर्मुलेट की है। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो ऑप्शन ए है गोल 1, बी है गोल 2, सी है गोल 3, डी है गोल 4। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि गोल 4। गोल 4 में स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमारा एम है कि टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाय 2030। तो ये आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 के अकॉर्डिंग एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव एजुकेशन और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया गया है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज सबके लिए किया गया है। ठीक है, ऐसा प्रोविजन किया गया है बाय 2030। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 envisages that the extent 10+2 structure in school education will be modified with a new pedagogical and circular restructuring of 5+3+3+4 covering age group between। ठीक है, तो आप सब लोग जान चुके होंगे अभी तक कि जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है नया वाला, इसमें हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे? हम फॉलो करेंगे 5+3+3+4। पहले हम कौन सा एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते थे? पहले हम फॉलो करते थे 10+2। सिंपल था, 10+2। अब हम क्या करेंगे? 5+3+3+4। तो अब क्या इसको जोड़ो कि कितना हो जाता है? 3+3 6, 4 10 और +5 15 हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पर प्राइवेट एजुकेशन जो लेते थे, प्राइवेट स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे, तो वो उनके लिए कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वहां पर हम KG1, KG2, KG3 पढ़ते थे और फिर फर्स्ट में आते थे। लेकिन सरकारी स्कूल जो थे, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता था कि क्लास 1 से क्लास स्टार्ट होती थी। उसके पहले हम लोग प्री स्कूल की तैयारी नहीं करते थे, यानी क्लास 1 में ही जाकर के पढ़ाई स्टार्ट होती थी सरकारी स्कूल में। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो इस तरह की थी। तो उसको चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया कि अब जो 5 है उसमें क्या होगा, 3 ईयर का प्री स्कूलिंग, यानी आंगनवाड़ी वगैरह में या स्कूल में भी इस तरह की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ पे कि KG1, KG2, KG3 यानी प्री स्कूलिंग का शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और ग्रेड 1, ग्रेड 2 इसको क्या कहते हैं? 5। ठीक है, याद रखना। और फिर 3 आता है। 3 मतलब ग्रेड 3 से 5 तक, यानी क्लास 3 से क्लास 5 तक, उसको हम क्या कहेंगे? प्रिपरेटरी स्टेज। यानी जो पहले 5 साल होंगे बच्चे के, जिसमें कि जो हम अभी कहते हैं KG1, KG2, KG3 और 1 और 2, ये 5 साल हम क्या कहे जाएंगे? फाउंडेशन। ठीक है, याद रखना, सबसे पहली स्टेज जो होगी वो फाउंडेशनल स्टेज होगी, सेकंड होगी प्रिपरेटरी। प्रिपरेटरी क्या होती है? यानी 5 फाउंडेशनल हो गई
और 3 में क्या क्या आएगा, प्रिपरेटरी में 3, 4, 5, ठीक। ये क्लास बोल रहा हूं मैं, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ये किस में आएगा, प्रिपरेटरी स्टेज में। मिडिल क्लास, मिडिल में क्या आएगा, मिडिल स्टेज में जब आप आओगे तो ग्रेड 6 से 8 तक, यानी फिर से 3, तो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, ये कहलाएगी मिडिल स्टेज। और फिर आएगा हाई स्कूल। हाई स्कूल कहाँ से कहाँ तक होगा, 9 से 12 तक, लेकिन ये 2 स्टेजेस में होगा। पहली स्टेज में क्या होगा, 9 और 10, और सेकेंड स्टेज में क्या होगा, 11 और 12। तो अब आपको याद हो गया होगा, सारी चीजें मैंने अच्छी तरह से समझा दी। 5 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, फिर 3 का मतलब क्या है, और फिर 4 का क्या मतलब है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, ये पूछा है कि आप एज ग्रुप बताएंगे कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है ये किस एज ग्रुप के लिए बनी है, किस एज ग्रुप को कवर करेगा मेनली। तो बताइए, ऑप्शन ए दिया है 6 to 18, बी दिया है 3 to 18, सी दिया है 4 to 18 और डी दिया है 5 to 18। तो ये किस एज ग्रुप के लिए है ये बताना है। तो मैं आंसर बता देता हूं, ये एज ग्रुप है 3 to 18 ईयर्स के लिए, यानी जो 3 से 18 साल के बच्चे होंगे उनके लिए 5+3+3+4 जो सिस्टम हम न्यू एजुकेशन यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हम जो हमारा जो प्रोविजन है जो हम अप्लाई करेंगे वो 3 ईयर्स से लेकर के 18 ईयर्स तक के लोगों के लिए है। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आश्रमशाला जो है हम खोलने वाले हैं। ठीक है, आश्रमशाला खोलेंगे। आश्रमशाला यानी जो स्कूल की स्टडी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंतर्गत कुछ जो रिमोटेस्ट एरिया में जो लोग रहते हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा कि किन के लिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है। आश्रमशालाज विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच एरियाज। तो आश्रमशाला क्या है, ये एक स्कूल की तरह होंगे लेकिन ये आश्रमशाला होगी। ठीक है, तो अब जल्दी से बताओ, ऑप्शन ए है विलेज, बी है स्लम एरिया, सी है ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया और डी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आश्रमशाला कहां पर खोले जाएंगे, कौन से रीजन में आश्रमशाला खोले जाएंगे। जल्दी से बताओ, फिर मैं बताऊंगा आंसर। ठीक है, समझ गए ना आश्रमशाला क्या होगा। आश्रमशाला एक तरह के स्कूल ही होंगे लेकिन स्पेसिफिक रीजन में खोले जाएंगे, वो स्पेसिफिक रीजन बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में। याद रखना, ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में आश्रमशाला खोले जाएंगे। आश्रमशाला क्या होंगे, उसमें यही जो 5+3+3+4 जो सिस्टम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, यही उन लोगों के लिए स्पेशली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उनके आधार पे, मतलब क्योंकि यहाँ पे लोकल लैंग्वेज भी इंक्लूड किया गया है। ठीक, तो लोकल लैंग्वेज में उनको एजुकेशन दी जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोकल लैंग्वेज में जब एजुकेशन देते हैं तो वो जल्दी से बच्चा जो है ग्रास्प कर पाता है। मतलब किसी भी स्टूडेंट को लोकल लैंग्वेज में समझना ज़्यादा आसान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन विल बी कैरिड आउट ज्वाइंटली बाय, यानी कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि ज्वाइंटली इंप्लीमेंट करेंगी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मतलब जो प्री स्कूलिंग है, जो 3 साल का स्कूलिंग है, जो 5 में 3 है उसको। तो कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं ज्वाइंटली जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। तो सबसे आपको कोड्स नीचे दिए हुए हैं, उसमें से आंसर चुन के बताना है। फर्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, सेकेंड है द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, थर्ड है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और फोर्थ है द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो कि इंप्लीमेंट करेंगी। तो कोड में सबसे पहला कोड है, ए है 1 and 2 यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD एंड मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बी है 1, 2 and 3, सी है 1, 2 and 4, डी है 1, 2, 3 and 4 यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। तो जल्दी से बताओ, अगर पता है तो फटाफट आंसर दो, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1968 वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन। तो आप लोगों को बताना है 1968 में, ये मैंने बता दिया कि पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि कौन सी कमीशन थी जिसके रिकमेंडेशन पे 1968 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। समझ गया क्वेश्चन? तो ऑप्शन ए है श्री कृष्णन कमीशन, बी है कोठारी कमीशन, सी है के कस्तूरी रंगन कमीशन और डी है स्मृति ईरानी कमीशन। तो जल्दी से आंसर बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगा सकते हो। 1968 की बात हो रही है, कई तो एलिमिनेट हो गए ऐसे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कोठारी कमीशन। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन बी, कोठारी कमीशन। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1968 कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पर बेस्ड थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द कैबिनेट अप्रूवल ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी केम ऑन। कैबिनेट ने कब अप्रूव्ड किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को? जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए है 29 जुलाई 2020, बी है 30 जुलाई 2020, सी है 28 जुलाई 2020 और डी है 31 जुलाई 2020। तो डेट भी याद रखनी है क्योंकि अभी आई है और 34 साल बाद ये पॉलिसी आई है, ठीक है। 86 में आई थी इसके पहले, तो 86 से आप लगा लीजिए 20, तो 34 ईयर्स हो जाते हैं। तो डेट लिखना तो बनता है भैया, ऐतिहासिक है और मोदी जी लाए हैं। बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं। हमने कोशिश की है कि इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, उसके साथ हम अपने एजुकेशन स्ट्रक्चर को मैच कर सकें, ठीक है। तो 5+3+3+4 कई यूरोपियन कंट्रीज में यही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और हमने भी यही स्ट्रक्चर फॉलो किया है। और हर एक क्लास में रिसर्च को स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है। क्लास 6 से आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी, आप इंडस्ट्री में चले जाएंगे, कारपेंटर से जाकर के आप उनकी वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। इस तरह की सुविधाएं जो हैं वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी स्कूल्स के द्वारा, ठीक है। तो समझ गए? आप जल्दी से बता दो कि डेट कौन सी थी जबकि कैबिनेट ने अप्रूव किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 29 जुलाई 2020। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द 1968 एजुकेशन पॉलिसी एक्सपेक्टेड टू स्पेंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। तो आपको बताना है कि 1968 में जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी उसमें कोठारी कमीशन ने कितना जीडीपी का ऑफ परसेंटेज रिकमेंड किया था एजुकेशन के लिए, कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जीडीपी का। तो ऑप्शन ए है 4%, बी है 3%, सी है 2% और डी है 6%। तो यहाँ पे एक फैक्ट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, इसमें भी हमारे जो कस्तूरी रंगन कमीशन ने रिकमेंड किया है कि 6% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एजुकेशन में। अब जल्दी से बता दो कि 1968 में कितना परसेंटेज रिकमेंडेशन था, अगर पता है तो। ये तो मैं तो आंसर बताऊंगा ही। तो यहाँ पे जान के आपको बहुत आश्चर्य होगा कि 1968 में भी 6% ही रिकमेंड किया था कोठारी कमीशन ने, ठीक है। तो याद रखना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में भी 6% था, कोई नई बात नहीं है ये। हम तब से कह रहे हैं कि भाई 6% एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था जीडीपी का, लेकिन तब से नहीं हुआ। अब तो कर दो यार, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यानी 6% इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रंस in the age group of 6 to 14 years as a fundamental right। यानी कौन सा आर्टिकल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 और इसको फंडामेंटल राइट बनाता है। जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए है 15A, बी है 16, 4, सी है 14 और डी है 21A।
तो इसका आंसर बताओ, कोई बहुत टफ नहीं है। राइट टू एजुकेशन के टाइम पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता रहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 21A। तो याद रखना 21A आर्टिकल जो है ये फंडामेंटल राइट है, और किससे संबंधित है? एजुकेशन से। 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के लोगों को ये कवर करता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए। यानी अगर आप 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप में फॉल करते हैं तो आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। द यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल एंड बियॉन्ड विल बी अचीव्ड बाय। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी मैंने बताया था कि 5 को फाउंडेशन कहेंगे। फाउंडेशन में क्या था? प्री स्कूलिंग प्लस क्लास 1 and 2। तो यहाँ पे सिर्फ प्री स्कूलिंग की बात हो रही है। यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल्स एंड बियॉन्ड विल बी अचीव्ड बाय। तो ये हम हर एक स्कूल में कब तक इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, इसका भी टाइमलाइन डिफाइन किया है गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शन ए है 2025, बी है 2022, सी है 2030 और डी है 2035। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। क्वेश्चन समझ आ गया ना? यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल्स एंड बियॉन्ड, यानी प्राइमरी स्कूल्स में भी और उसके बाद भी कब तक हम अचीव कर पाएंगे, यानी कब तक हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनमें। तो इसका डेट दिया हुआ है कि हमें 2025 तक, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। 2025 तक हमें यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल एंड बियॉन्ड को अचीव करना है। ठीक, याद रखिएगा सारे डेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू अचीव 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल थ्रू सेकेंडरी स्कूल बाय विच ईयर। तो फिर से क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन नंबर 10 है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू अचीव 100% GER मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल। प्री स्कूल क्या था? जो KG1, KG2, KG3 अभी होता है प्राइवेट स्कूल्स में, उसी की बात हो रही है। थ्रू सेकेंडरी स्कूल बाय विच ईयर, यानी कब तक हम अचीव कर पाएंगे 100% GER प्री स्कूल्स में। तो यहाँ पे टाइमलाइन दिया हुआ है, और टाइमलाइन है ऑप्शन ए है 2025, बी है 2022, सी है 2030 और डी है 2035। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2025 तक हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% हो जाए प्री स्कूलिंग का। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। समझ आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 11 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन। तो ये मैंने अभी अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, तो आप लोगों को बन जाना चाहिए। ऑप्शन ए है श्री कृष्णन कमीशन, बी है कोठारी कमीशन, सी है के कस्तूरी रंगन कमीशन और डी है स्मृति ईरानी। तो जल्दी से बताओ कौन से कमीशन ने अभी वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, किनके बेसिस पर ये एजुकेशन पॉलिसी बनी है, किनके रिकमेंडेशन पर? तो इसका आंसर है के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन है इस कमेटी के हेड, और इसे हम क्या कहते हैं? कस्तूरी रंगन कमीशन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस HEIs shall become multidisciplinary institutions and shall have student enrollments in the thousands for optimal use of infrastructure and resources। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो अच्छी तरह से। ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस shall become multidisciplinary institutions and shall have student enrollments in the thousands
फॉर ऑप्टिमल यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो कब तक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे और इनमें कब तक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल हो जाएंगे और इतना बड़ा हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे। तो इसमें भी टाइमलाइन दी हुई है और टाइमलाइन आपको बतानी है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये बहुत अच्छी इस वजह से भी है क्योंकि अगर कोई बंदा कॉलेज जाता है और कॉलेज में अभी क्या होता है कि हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमें इंजीनियरिंग के जो गिवन सब्जेक्ट हैं वही हमें चुनना होता है। मतलब हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है। अगर हमारा इंटरेस्ट हमें बाद में पता चलता है कि यार मेरा इंटरेस्ट जो है आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में है, सपोज हिस्ट्री में है, मुझे हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है और मैं हिस्ट्री में भी करना चाहता हूँ कुछ, तो वो ऑप्शन अभी नहीं है। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो उसमें ये चीज़ आ जाएगी, यानी हम इंजीनियरिंग के साथ भी आर्ट्स का भी कोई भी सब्जेक्ट या एग्रीकल्चरल से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट अगर हम करना चाहते हैं, हमें इंटरेस्ट है तो हम कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में गवर्नमेंट ने ऐड की है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि कब तक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा? वैसे देखो ये एजुकेशन पॉलिसी जो है एक सपने की तरह लगती है क्योंकि हम लोग ये सोच भी नहीं सकते जो हम अभी पास आउट हुए हैं कि ऐसा भी एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग होते ही नहीं। जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, अगर मैं एग्रीकल्चरल कोई सब्जेक्ट चुनना चाहूँ तो हमारे कॉलेज में मिलेगा ही नहीं आपको। कॉलेज छोड़ो, हम अपने स्कूल्स में हैं तो हमारे स्कूल्स में आर्ट्स सब्जेक्ट होता ही नहीं। तो अगर आप मान लो कि मैथ साइंस के साथ आप सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हो या हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आप आफ्टर 10th नहीं पढ़ सकते क्योंकि वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी ही नहीं। तो अभी लेकिन ये फैसिलिटी जनरेट की जाएगी। तो यही आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से ईयर तक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट्स में एनरोल कर सकें। तो ऑप्शन ए है 2025, बी है 2030, सी है 2035 और डी है 2040। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो मैं बता देता हूँ 2040 तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का हमारा टारगेट है कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, जिससे कि जो इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो कोर एरिया है हिस्ट्री में उसके वो तो करें ही, साथ में अगर उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है किसी और सब्जेक्ट में, उन्हें लगता है कि यार मुझे ये भी करना है, तो फिर वो भी कर सकेंगे। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप कॉलेज में, अगर मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में और आपका मन हो रहा है कि यार नहीं अब बस मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूँ, आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसी सुविधा अभी तक हमें नहीं थी कि आपको कोई सर्टिफिकेट मिले। आप कॉलेज के बाहर हो जाते थे, लेकिन अब इन्होंने क्रेडिट स्कीम चलाई है जिसमें कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हो सकता है कि वो डिप्लोमा स्तर का हो, यानी कि आप उतनी मेहनत करने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा ऐसा नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। आप 3 ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। अगर आपने 4 ईयर कर लिए तो आप रिसर्च स्कॉलर कहलाएंगे। ठीक है, टीचिंग लाइन में आप जाकर के जॉब पकड़ सकते हैं। आपने प्रोफेशनल कोर्सेज करना है तो वो 4 साल का होगा। फिर ऐसे कंटिन्यूएशन में आप पीएचडी कर सकेंगे। अभी क्या होता है कि हमने यार फर्स्ट ईयर का हमारा ग्रेजुएशन हो गया, चलो कंप्लीट, फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब कैसे हम आगे परस्यू करें अपने एजुकेशन को। यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब लाइन से लगा हुआ मिलेगा। समझ गए? तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है। तो 2040 तक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम अचीव कर सकें, ऐसा हमारा टारगेट है। तो ये पॉलिसी है, ऐसा हमारा टारगेट है, लेकिन हम कर पाएंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन शैल इंक्रीज फ्रॉम 26.3% जो कि 2018 में है टू डैश बाय 2030। तो ग्रॉस एनरोलमेंट 2030 तक हमें हायर एजुकेशन में, जो कि अभी 26.3% है, कितना करने का हमारा टारगेट है। समझ गए ना क्वेश्चन? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो
मतलब कितने स्टूडेंट एनरोल हो जाएं बाय 2030 हायर एजुकेशन में। हमारा टारगेट कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, अभी कितने हैं ये फैक्ट है, ये अभी आप देख लेंगे किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। 26.3% है, 2018 में रहा। ठीक है, अब आपको बताना है कि 2030 तक इसको हम कितना बढ़ा देना चाहते हैं। चले यार बताओ जल्दी से। तो ऑप्शन ए है 50%, बी है 70%, सी है 80% और डी है 100%। तो बहुत सोचने का टाइम देता हूं मैं। तो ऑप्शन ए सही है 50%। ठीक है, अभी कितना है 26.3%, हम इसको कितना बढ़ा देंगे 2030 तक, 50% तक करना चाहते हैं। क्या? हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन दोनों है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। द कमीशन चेयर्ड बाय जस्टिस J.S. वर्मा टेबल्ड इट्स रिपोर्ट्स इन अगस्त 12 ऑन। तो जस्टिस J.S. वर्मा जो है, कमीशन आया था, इसने 2012 में अपनी रिपोर्ट टेबल की थी। ये किससे रिलेटेड था? तो ऑप्शन ए है टीचर्स एजुकेशन, बी है फाउंडेशनल एजुकेशन, सी है हायर एजुकेशन, डी है स्पोर्ट्स एजुकेशन। तो क्वेश्चन को सिंपल करके समझो, जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड थी, किस चीज के लिए आई थी, जल्दी से बताओ। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर, ऑप्शन ए यानी कि टीचर्स एजुकेशन के लिए जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी आई थी, जिसने अगस्त 12 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। स्वयं एंड दीक्षा आर द प्लेटफॉर्म्स रिलेटेड टू। तो स्वयं और दीक्षा का फुल फॉर्म आप लोग खुद देख लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आप गूगल पे खुद सर्च कर लीजिएगा। तो आपको बताना है कि स्वयं और दीक्षा किससे रिलेटेड है। ए है आत्मनिर्भर भारत, बी है हॉस्टल फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, सी है ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म और डी है टीचर्स एसोसिएशन। जल्दी से बताओ आंसर, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, स्वयं और दीक्षा को उसमें मेंशन किया हुआ है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी, दैट इज ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसमें टीचर्स को भी एजुकेट किया जाएगा और टीचर्स स्टूडेंट्स को भी एजुकेट करेंगे। स्वयं और दीक्षा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। ऑल एग्जिस्टिंग स्टैंड अलोन प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस will have to become multidisciplinary institutions either by opening new department or by operating in cluster by which year। तो बताओ जल्दी से। क्वेश्चन को पढ़ लेना, अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन अलग था, ये अलग है। ऑल एग्जिस्टिंग स्टैंड अलोन प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस will have to become multidisciplinary institution। जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनाने में या न्यू डिपार्टमेंट्स ओपन करने में, ऑपरेटिंग इन क्लस्टर्स या क्लस्टर्स के फॉर्म में ऑपरेट करना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। क्लस्टर मतलब क्या है? क्लस्टर मतलब ये है कि जो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं या साइंस के जो कॉलेज हैं वो आर्ट्स के कॉलेज से क्लस्टर बना लेंगे। अगर वो अपने यहाँ डिपार्टमेंट नहीं खोल सकते हैं तो ऐसा प्रोविजन करना पड़ेगा कि वो अपने स्टूडेंट्स को दूसरे कॉलेजेस में भेज करके उनके इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट को परस्यू करा सके। है ना सही बात कि अगर आप नहीं कर सकते तो आपको ऐसा प्रबंध करना होगा। मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनना जरूरी है। तो कौन से ईयर तक ये अचीव कर लेंगे ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 2025, बी है 2030, सी है 2035 और डी है 2040। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी है 2030। ठीक है, तो याद रखना 2030 तक जो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन है, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, ये बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं।
द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट शैल बी रीडिजिग्नेटेड एज। अब ये तो सबको पता चल गया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में आ गया, चर्चा में आ गया। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अभी हम इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसको रीनेम किया गया है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो इसका नाम क्या रखा गया है ये बताओ। तो ऑप्शन ए है द मिनिस्ट्री ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट, बी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सी है एजुकेशनल मिनिस्ट्री, डी है मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेटिव एजुकेशन। तो याद रखना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है और उन्होंने नाम चेंज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का। क्या नाम रखना है, क्या डेजिग्नेट करना है? तो इसका आंसर है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 समरी वॉज पब्लिश्ड इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस। तो सिंपल क्वेश्चन है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 ड्राफ्ट था, इसकी समरी बहुत सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश की गई थी। तो कितनी लैंग्वेज में ड्राफ्ट बनाया गया था ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए है 8, बी है 18, सी है 22 और डी है 20। कितनी लैंग्वेज में जो ड्राफ्ट बना था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, ये बनाया गया था? कितनी लैंग्वेज में बनाया गया था? तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, ऑप्शन सी है 22। याद रखना 22 लैंग्वेज में इस ड्राफ्ट को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन डिड मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कंस्टिट्यूटेड अ 9-member कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप of K. Kasturirangan for drafting the national education policy? बताओ कब अपॉइंट किया गया था के कस्तूरीरंगन को फॉर ड्राफ्टिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? तो ड्राफ्ट करने के लिए एनईपी को कब कस्तूरीरंगन जी को अपॉइंट किया गया था? तो ऑप्शन ए है जून 2017, बी है जून 2018, सी है मई 2016 और डी है मई 2018। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जून 2017। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। के कस्तूरीरंगन, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, along with other member of the committee, submit the report on the draft NEP to। तो सिंपल क्वेश्चन है, कस्तूरीरंगन जी ने या कस्तूरीरंगन कमीशन ने ये जो ड्राफ्ट है किसको सबमिट किया था? तो ऑप्शन ए है द एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी, बी है द एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, सी है द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डी है द होम मिनिस्टर अमित शाह। फटाफट आंसर दो यार अभी। मतलब कौन है एजुकेशनल मिनिस्टर? सिंपल क्वेश्चन है। मतलब मिनिस्टर ऑफ एचआरडी किसके हाथ में है अभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक, तो अभी तो हम इसको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स was not included in the drafting committee of national education policy 2019 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, नीचे दिए गए मेंबर्स में से कौन सा मेंबर नहीं था उस कमेटी में? ए है वसुधा कामत, बी है केजे अल्फोंसो, सी है मंजुल भार्गवा, डी है डॉक्टर के सिवन। अगर करंट अफेयर से टच में रहते हो ना तो इसका आंसर फटाक से बता दो। जो 9 कमेटी के मेंबर्स हैं वो सारे मैं आप लोगों को गिना देता हूँ। तो के कस्तूरीरंगन तो आप लोगों को पता ही चल गया, फिर इसके बाद है वसुधा कामत, उसके बाद है केजे अल्फोंसे और उसके बाद है मंजुल भार्गव, फोर्थ है राम शंकर कुरील, फिफ्थ है टीवी कत्तामनी,
6th है KM त्रिपाठी, 7th है मजहर आसिफ, 8th है M श्रीधर और K कस्तूरी रंगन तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये सारे हैं। अब आप लोग ये बता सकते हैं आसानी से कि मैंने किसका नाम नहीं लिया है, वो एक्सक्लूडेड है, वो नहीं है इसमें से। ठीक, तो ऑप्शन डी डॉक्टर के सिवान, डॉक्टर के सिवान जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। यानी ऑप्शन ए जो है वसुधा कामत, तो ये थे। बी है KJ अल्फोंसे, ये भी हैं। सी है मंजुल भार्गव, ये भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि हमें ये बताना था कि कौन से इंक्लूडेड नहीं है, तो के सिवान इंक्लूडेड नहीं थे। के सिवान कौन है? के सिवान इसरो के चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द लास्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु सर्व्ड इन द पोस्ट आफ्टर विच द नेम ऑफ मिनिस्ट्री वाज चेंज। तो सिंपल है कि पहले हम इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही कहते थे, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मिनिस्ट्री ऑफ HRD बन गया। राजीव गांधी की सरकार थी तब ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD बन गया था। तो आप लोगों को बताना है कि उस समय जो लास्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे वो कौन थे। तो ऑप्शन ए है केसी पंत, बी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी है कलुलाल श्रीमाली, डी है फखरुद्दीन अली अहमद। जल्दी से बताओ इसका आंसर। कौन थे जो कि लास्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, यानी मिनिस्ट्री का नाम चेंज होने के वक्त जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज केसी पंत। याद रखना इस बात को, केसी पंत जो थे वो लास्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर थे। ठीक है, ये पोर्टफोलियो केसी पंत को मिला था और फिर इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ HRD बन गया था। पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD कौन थे ये मैं क्वेश्चन में आगे पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। चलो बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए है केसी पंत, बी है PV नरसिम्हा राव, सी है सिद्धार्थ शंकर रे और डी है त्रिगुणा सेन। जल्दी से बताओ यार इसका आंसर। राजीव गांधी की सरकार थी तब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चेंज होकर के मिनिस्ट्री ऑफ HRD बन गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना चाहिए था। यानी इसका ब्रॉडर काम है, इसलिए नाम भी ब्रॉडर था। अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसको वापस से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करना चाहती है, तो ये भी ठीक है, क्योंकि नाम में क्या रखा है, जो पॉलिसी है उसमें बहुत कुछ रखा है। तो खैर, मैं अगर मुझसे कोई अगर पूछे कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या समझते हैं, तो मैं कहूँगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है अच्छी, मगर किस तरह से इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इंजीनियरिंग का अगर स्टूडेंट है और वो सोशियोलॉजी पढ़ना चाहता है तो वो कैसे करेगा, और कितने साल लगेंगे हमें इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि अभी हम इस समय बहुत पीछे। क्योंकि हमारे जो स्कूल्स हैं यार, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो तो आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ाते ही नहीं है। इतने सारे स्कूल्स हैं, मैं जिस स्कूल से पास आउट हूँ उस स्कूल में आर्ट्स के सब्जेक्ट ही नहीं थे, कॉमर्स था बस। हिस्ट्री, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ये सब तो थे ही नहीं। तो अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करेंगे तो कैसे संभव है, ये मेरी समझ के बाहर है। ठीक है, लेकिन करना तो है ही, करना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर से अपने एजुकेशन सिस्टम को मैच कराना है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आज नहीं तो कल करना तो पड़ेगा। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो हमें करना चाहिए। तो भाई इसका आंसर है श्री PV नरसिम्हा राव। ठीक है, तो हमारे जो पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे वो PV नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। तो ये 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड थे। तो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें याद रखनी थी और मोटे मोटे तौर पे मैंने क्या क्या चीज़ें बताई। तो सबसे पहला कि अभी हम 10+2 के सिस्टम फॉलो करते हैं। जो मेन चेंज है वो यही है, 5+3+3
+4, ये सिस्टम हो जाएगा। पहला 5 क्या कहलाएगा? फाउंडेशनल स्टेज कहलाएगी। फिर जो नेक्स्ट 3 है वो क्या कहलाएगा? प्रिपरेटरी स्टेज कहलाएगी। फिर उसके बाद जो 3 आएगा वो क्या कहलाएगा? मिडिल स्टेज कहलाएगा। फिर उसके बाद जो 4 है वो क्या कहलाएगा? हाई स्कूल स्टेज कहलाएगा। फाउंडेशनल में क्या क्या चीजें होंगी? तो प्री स्कूलिंग होगा 3 साल का, KG1, KG2, KG3 वो होगा, और प्लस क्लास 1 और क्लास 2 यानी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ये होगा, यानी 5 हो गए। फिर उसके बाद 3, 4, 5 ये कहलाएगा प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक। फिर इसके बाद क्या आएगा? 6, 7, 8 ये क्या कहलाएगा? मिडिल स्टेज। फिर इसके बाद आएगा 9, 10, 11, 12, तो ये 4 है, तो ये 2 फेज में होगा। पहला होगा 9, 10 और सेकंड होगा 11, 12, ठीक है, याद रखना यही सबसे मेन चेंज है। और बड़ा क्या चेंज आया? ये आया कि अगर आप कॉमर्स लेकर के पढ़ते हैं और आप साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, तो आप वो कर सकेंगे। ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और सारी टाइमलाइन मैंने आप लोगों को बता दी है इस MCQ के द्वारा। अब हायर एजुकेशन में क्या चेंज आया? हायर एजुकेशन में भी मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, यानी जो स्कूल में अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आप जाकर के आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी आर्ट्स का भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो फैसिलिटी दी गई है हायर एजुकेशन में कि हायर एजुकेशन में भी आप अगर मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, अगर आप आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट तो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि रैंकिंग होती है, एग्जाम्स होते हैं, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होते हैं, उसमें जो रैंक ऑर्डर लाता है वही इंजीनियरिंग कर सकता है। लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसने इस तरह के प्रावधान लाए हैं, प्रोविजंस लाए हैं, तो ये इम्प्लीमेंट करना है। अब कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे आने वाले समय। और PhD वाले जो कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें प्रोविज़न है। PhD के लिए क्या प्रोविज़न है? अब अगर आप लोग PhD के लिए एनरोल होना चाहते हैं तो ये जरूर ध्यान रखना कि जिस इंस्टीट्यूट से आप PhD करना चाह रहे हैं, क्या उस इंस्टीट्यूट में ऐसी फैसिलिटी है कि वो आपको टीचिंग का भी प्रोवाइड करें, कि आप उनकी क्लासेस में जाकर के बच्चों को पढ़ा सकें। क्योंकि ये भी एक क्लॉज रखा है कि जो PhD करेंगे अब, ठीक है, तो उनको टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है, यानी कुछ सालों का एक्सपीरियंस टीचिंग का होना चाहिए, ऐसा भी प्रोविज़न है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेरा MCQ था और जिस तरह से मैंने आप लोगों को एजुकेशन पॉलिसी एक्सप्लेन की, ये आप लोगों को कैसी लगी? मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।